अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। वफाकी वजीर अली जैदी ने कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया। उज़ैर बलोच और निसार मुराई की GITs पढ़कर सुना दी। सवाल उठाया कि भुट्टो की जमात लूटमार और दहशतगर्दी की जमात कैसे बन गई। खालिद शहनशाह का कत्ल किसने किया। बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन था। अली जैदी का कहना था कि GIT रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, जिसने 158 लोगों के कत्ल का एतराफ़ किया। निसार मुराई का तकर्रुर फरियाल तालपुर की सिफारिश पर हुआ। उनका कहना था कि कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मुराई और अवैस टप्पी ने आसिफ अली जरदारी के कहने पर उज़ैर बलोच को सपोर्ट किया। इस मुल्क में दहशतगर्दी लाया कौन? 1981 में PIA का जहाज सलामुल्लाह टीपू जो कि PSF का वर्कर था, कैसे अगवा करके अफगानिस्तान लेके गया? वो दहशतगर्दी नहीं थी? मेरे हल्के के अंदर एक इलाका है महमूदाबाद, जहां से इनका MPA जीता है, जो आज वजीर है। ये सिंध पुलिस की रिपोर्ट है। लिखा है फरहान गनी, ही इज फैसिलिटेटर ऑफ ड्रग पेडलर्स और सईद गनी का भाई है। एक साहब है, उनका नाम है आगा सिराज दुरानी, स्पीकर है। उनके कहने पे डेयरी का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया, जो कि 20 लाख रुपए इनको देता था और करोड़ों रुपए कोई है मैडम फरियाल तालपुर उनको देता था महीने के। मेरा डिपार्टमेंट फिशरी, उसमें जो लगाया गया बंदा सईद खान जिसका नाम था, ऑन द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ फरियाल तालपुर ड्यूरिंग हिज टेन्योर 20 lakhs per month were given to उज़ैर बलोच and 1 crore per month was given to फरियाल तालपुर मैडम। JIT रिपोर्ट डॉक्टर निसार मोराई, पेज नंबर 5 में लिखा हुआ है, on the recommendations of Faryal Talpur, Nisar Morai was appointed as fisheries chairman on the instructions of the PPP leadership. Nisar Morai ने 3 murders accept किए। ये रिपोर्ट है उज़ैर जान बलोच की। Family of accused has been affiliated with Pakistan People's Party। 2008 में रहमान डकैत के मर्डर के बाद गैंग वॉर का लीडर बन गया। On the instructions of the PP leadership उसने क्राइम्स किए। मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये GIT कह रही है। MI, ISI, पुलिस, रेंजर्स, हर इदारे का साइन है। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, OS मुजफ्फर टप्पी साहब, these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one आसिफ अली जरदारी। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ऐवान में गरजे बरसे तो अपोजिशन बेंचों पर तूफान बरपा हो गया। पीपल्स पार्टी के अरकान निशस्तों पर खड़े हो गए। नवीद कमर जवाब देने खड़े हुए तो गुस्से में आ गए। कोट उतार कर हुकूमती अरकान को चैलेंज दिया कि आओ लड़ लेते हैं। कादिर पटेल ने PTI क़यादत पर जाती हमले शुरू किए तो स्पीकर ने उनका माइक बंद करा दिया। पार्टी भुट्टो की एक मर्डर की पार्टी और दहशतगर्दी की जमात कैसे बन गई? कौमी असम्बली में अली जैदी की तकरीर पर ऑपोजिशन का हंगामा। पीपल्स पार्टी के अरकान शोर मचाते रहे। स्पीकर अली जैदी को तकरीर समेटने का कहते रहे। एक सेकंड स्पीकर साहब, बहुत सुनिए यहाँ बैठ के। वाइंड अप करें, स्पीकर साहब आप दीजिएगा इनको टाइम, पूरा दिन दे स्पीकर साहब। स्पीकर ने नवीद कमर को जवाब का मौका दिया तो वो जज्बाती हो गए। कोट उतार कर लड़ने भिड़ने की बातें करने लगे। अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी कोट उतारता हूँ, आओ ना फिर। मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कादिर पटेल ने PTI क़यादत पर जाती हमले शुरू किए तो स्पीकर ने उनका माइक बंद करा दिया। मैं आप इस तरह गलत बात नहीं करेंगे। कोई बात उसने कौन सी अच्छी बात गलत बात की तो ठीक नहीं होगा। उसने कौन सी अच्छी बात की है? बंद करें इसकी माइक, बंद करें इसकी माइक। बजट प्रोसेसिंग के दौरान ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। हुकूमती बेंचों से शोर हुआ तो स्पीकर उन पर बरहम हो गए। प्लीज आप खुदा रसूल, 1 मिनट मैं आपको बाहर निकाल लूंगा, चुप करें प्लीज। स्पीकर असद कैसर ने तवज्जो भटकाने पर अली जैदी से भी नाराजगी का इजहार किया। एक मिनट अली देखो, आप वहाँ से मुझे सब कुछ मुझसे गलत करवाते हैं। अली जैदी की कौमी असम्बली में तकरीर पर PP रहनुमा चौधरी मंजूर ने सख्त रद्दअमल दिया है। चौधरी मंजूर कहते हैं इल्जामात पहली बार नहीं लगाए गए, GITs की कोई हैसियत नहीं। हाल ये है कि उज़ैर बलोच को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? क्या उज़ैर बलोच को दुबई से नहीं गिरफ्तार किया गया था? अगर किसी दूसरे मुल्क से आप गिरफ्तार करें तो आप पढ़ लिख कर गिरफ्तार करते हैं, आप उसको डिपोर्ट करते हैं। और अगर डिपोर्ट करके लेकर आया गया तो 2 साल उसको किसी
किसी अदालत में क्यों पेश नहीं किया गया, और उसके बाद उसको तोता बनाकर उसके सामने जो मर्जी रख दें आप। तो JIT ने तो हमें पता है उनको सामने ये रख देते थे। डॉक्टर आसम को भी कहा था कि ये है और तुम सामने बैठ जाओ वीडियो के और पढ़ते जाओ जो कुछ हमने लिखा है। तो ये इनकी हैसियत क्या है? पुलिस कस्टडी के अंदर जो बयानात होते हैं उसकी कानूनी हैसियत क्या है? मैं एक वकील भी हूँ, मौसूफ को भी बयान थे, इनका अपना क्या बैकग्राउंड है जरा देखें। ये खुलने देना, क्यों नहीं खुलने देते? ये 23 जो इलेक्शन कमीशन के अंदर है, जो अकाउंट्स हैं इनके, उससे इस बंदे की सारी हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। कोई शर्म की हद होती है। और वैसे इसका जिम्मेदार, मैं आज भी जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार मैं स्पीकर को समझता हूँ। स्पीकर ने उसको इजाजत दी जब जवाब देने की बात की। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन सड़कों पर निकल आई। शारा दस्तूर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने बजट और महंगाई पर हुकूमत के खूब लत्ते लिए। साथ ही काबीना और ECC के फैसलों को मशकूक और स्पीकर असद कैसर को जानिबदार भी करार दे दिया। इस्लामाबाद से आदिल तनौली की रिपोर्ट। बजट इजलास में हुकूमत के खिलाफ वोटों की जंग हारने वाली अपोजिशन अब सड़कों पर। जियाले और मतवाले अरकान का शहराए दस्तूर पर प्ले कार्ड्स उठाकर एहतिजाज और शदीद नारेबाजी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट करके पार्लियामेंट के बाहर एहतिजाज में अपोजिशन रहनुमाओं के हुकूमत पर सख्त जुबानी हमले। वजीर आजम पर ऐवान के एतमाद का सवाल भी उठा दिया। आज हम सड़कों पर खड़े हैं अवाम से यकजहती के लिए। इस हुकूमत ने जो मुल्क की मईशत को तबाह किया है, हम चैलेंज करते हैं इमरान खान को एतमाद का वोट लेकर दिखाए। काबीना के अंदर जो फैसले होते हैं हर फैसला मशकूक है। इस हुकूमत ने जो बम गिराए हैं उसका नतीजा ये होगा कि अवाम किसी सकत नहीं रहेगी उनकी कि इस मुल्क के लिए कोई वो सांस भी ले सके। सिंपल मेजॉरिटी जो है हाउस में वो हुकूमत हासिल ना कर सकी, 12 वोट शॉर्ट थे। मुजाहिरीन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर अपोजिशन के खिलाफ जानिबदारी का भी इल्जाम। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि इस बजट के बाद महंगाई का सैलाब आने वाला है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। वजीर आजम की बात करेंगे। -1 करवा ले तभी कोई नहीं बचेगा। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन को साफ साफ बता दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, एक वजीर आजम और वजीर खारजा को दुबई से तनख्वाह मिलती थी, इसके सबूत भी मिल रहे हैं। ये इसीलिए जल्दी में है, चाहते हैं किसी तरह हुकूमत चली जाए और ये बच जाएं। कभी नहीं कहा कुर्सी मजबूत है। कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। ये चाहते हैं दबाव डलवाकर NRO ले लें। इमरान खान ने मुल्क में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा अब इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। पावर सेक्टर एक सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अजाब बना हुआ है। उस सेक्टर को ठीक करने के लिए टिंकरिंग विद द सिस्टम नहीं हो सकता। छोटे छोटे चेंजेस ही, इसमें बड़े ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे। तैयार हैं अब उस ड्रास्टिक चेंजेस के लिए। जब तक हम अब ये रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो चुकी हैं। ये हमारे लिए अब ऑप्शन नहीं है कि जब तक हम अब इन इदारों को ठीक नहीं करते और इनके अंदर जो माफियाज बैठे हुए उनको टेक ऑन नहीं करते, अगर नहीं करते अब ये कंपाउंड करेगा, ये और हमें नीचे ले जाएगा। अगर हमने ठीक कर दिया तो ये हमारे बेहतरीन टाइम आ जाएगा, आगे अच्छा वक्त है। जैसे हम चल रहे थे वैसे अब आगे नहीं चल सकते। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसी दुबई की कंपनी के लिए। जमहूरियत में तो खैर ये तस्वर है ही नहीं। किसी बनाना रिपब्लिक में भी मुझे इसकी मिसाल दे दें। तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो कोई और चीज मिल रही थी। इनको डर लगा हुआ है, जिस तरह अभी हमें दुबई से चीजें मिल रही हैं कि तनख्वाह क्यों मिल रही थी। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी, इसलिए जल्दी में किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहती जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता। आप आज हैं कल नहीं है। सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूँ स्वाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के। मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कहे कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दूँ। यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि कोई शक नहीं कि हमले के पीछे भारत है। मुंबई तर्ज की दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया था जिसे नाकाम बना दिया गया है। वो कौमी असम्बली के इजलास से खिताब कर रहे थे। ये पाकिस्तान के हीरोज हैं जिनके मैं नाम लेने लगा हूँ। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर शाहिद शहीद, स्टॉक एक्सचेंज के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स इफ्तिखार, खुदायार, हसन अली, उन्होंने कुर्बानियां देके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला करके एक बहुत बड़ा सानिया जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहां उनको हॉस्टेज रखते और बेकसूर लोगों को कत्ल करते और एक मुल्क में एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हाई अलर्ट पे थी। कम से कम 4 बड़े बड़े जो अटेम्प्ट्स थे दहशतगर्दी के, उनको हमने हमारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से हमने पहले उनको प्रीएम्प्ट कर लिया और 2 इस्लामाबाद के इर्द गिर्द थे। इसकी पूरी हमारी तैयारी थी। ये बहुत बड़ी हमारी जीत हुई हमारे मुल्क की। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। दहशतगर्दों के मोबाइल फोन से अहम मालूमात हासिल कर ली गई है। हमलावर कार्रवाई के वक्त फोन पर किसी से अहकामात ले रहे थे। हमले का मुकदमा पुलिस मुद्दयत में दर्ज कर लिया गया। सऊद बिन मुर्तजा अपनी रिपोर्ट के साथ। वतन दुश्मनों के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर नाकाम हमले की तहकीकात। हमले का मंसूबा कहां बना, मास्टर माइंड कौन था, खुफिया एजेंसीज और हसास इदारों की खोज जारी। हलाक दहशतगर्दों के मोबाइल फोन से अहम मालूमात मिल गईं। हमले के वक्त दहशतगर्द फोन पर किसी से राब्ते में थे। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हमलावर 7 रोज से कराची में मौजूद थे। मुख्तलिफ मुकामात की रेकी भी कर चुके थे। दहशतगर्दों ने स्टॉक एक्सचेंज पहुंचने के लिए लियारी एक्सप्रेसवे इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों से 39 ग्रेनेड, 4 SMGs मिली, ऑटोमेटिक लॉन्चर भी थे। SMGs के 15 लोडेड मैगजीन और 40 राउंड्स भी मिले। हमलावर ताजरों को यरगमाल बनाने का मंसूबा रखते थे। दूसरी जानिब डीजी रेंजर सिंध की जेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें एडिशनल IG कराची और CTD अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि सिक्योरिटी प्लान को मजीद मौसर किया जाएगा। दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी मुशावरत की गई। हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। CTD ने इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में भी जमा करा दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम है, इस तरफ ना आना। हमारे हर इदारों में ऐसे ही बहादुर अहलकार हैं। शहदा को खिराज अकीदत के लिए कल गवर्नर हाउस में तकरीब मुनक्किद करने का ऐलान भी कर दिया। तमाम दहशतगर्दों के लिए एक पैगाम है कि आपने इस तरफ नहीं आना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं है, हमारे दीगर इदारे भी इन्हीं पुलिस वालों से, इन्हीं सिक्योरिटी कंपनी से, इन्हीं रेंजर्स से, इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसी से गार्डेड हैं, जिन्होंने कल जानों के नजराने पेश किए, जो दिलेराना अंदाज में लड़े। उन सब को खराज अकीदत पेश करने के लिए कल शाम को गवर्नर हाउस में एक तकरीब मुनक्किद करेंगे। मैंने कुछ अपने दोस्तों के थ्रू कोशिश किया कि कुछ उनकी फाइनेंशियल मदद भी कर दूँ। मुझे अभी यहाँ पर ब्रीफिंग में बताया गया कि स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक फ़ंड कायम किया है जो उनकी ज़िंदगियों के लिए मुसलसल उनको कुछ पैसे मिलते रहेंगे। दुश्मन के अज़ाइम न सिर्फ इसमें खाक खून में मिलाए गए कि वो अंदर भी नहीं आ सके और यहाँ पे बाहर उनको यहीं पे उनको मार दिया गया, और जो उनका दूसरा अज़म था कि स्टॉक एक्सचेंज को क्रैश करें ताकि दुनिया के इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पाकिस्तान आते हैं उनका भरोसा टूटे, वो भी नहीं टूटा। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कौम की तरह खड़े हुए। कल आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम में बेहतरी और शफाफियत को यकीनी बनाने पर खर्च की जाएगी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा इस डेवलपमेंट से मुतालिक।
देखिए रमीज, ये आसान शराइत पर कर्ज होगा। $50 करोड़ जो कि पाकिस्तानी रुपए में 83 अरब रुपए से ज्यादा की रकम बनती है। ये IMF जो आलमी बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसने आज वाशिंगटन में मंजूरी दी है और ये राइस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को कर्जा फराहम किया जाएगा जो कि रेजिलिएंट इंस्टीट्यूशंस फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी के तहत होगा। पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम में बेहतरी आएगी, शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा, निजी शोबे की तरक्की होगी और कम कार्बन की हामिल तवानाई पर मुंतकली का प्रोग्राम इसका हिस्सा है। और साथ साथ पाकिस्तान को कोरोना के मनफी असरात से निपटने में मदद मिलेगी क्योंकि पाकिस्तान एमरजेंसी हेल्थ केयर, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और बिजनेस सपोर्ट के लिए इजाफी अखराजात कर रहा है, तो उस मद में ये फंड फराहम किए जाएंगे। तो आसान शराइत पर कर्ज पाकिस्तान को मिलेगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शकील। अब आपको बताएं, तोशा खाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नाइक की कोई दलील और दरख्वास्त काम न आई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला भी कर लिया गया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद अपनी रिपोर्ट के साथ। तोशा खाना रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। एहतिसाब अदालत का साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी करने का फैसला। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दौरान समाअत नैब ने नवाज शरीफ को बरतानिया में समन भिजवाने की रिपोर्ट पेश कर दी। जज असगर अली ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। वारंट्स भी तामील के बगैर वापस आ गए। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने केस में आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की। अदालत ने वकील सफाई फारूक नाइक की सख्त मुखालफत के बावजूद काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। फारूक नाइक बोले, जरदारी बड़े आदमी हैं, वारंट्स का मीडिया पर बहुत गलत तासुर जाएगा। बयान हल्फी देता हूँ, वो आ जाएंगे। जज असगर अली ने एक ना मानी। कहा, अदालत ने जो हुक्म दे दिया वो वापस नहीं ले सकते और अभी तो काबिल जमानत वारंट्स हैं। आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो नाकाबिल जमानत वारंट जारी होंगे। केस की मजीद समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के लिए दूसरे हफ्ते में दूसरी अच्छी खबर सामने आई। साहूवाल रेफरेंस के बाद एहतसाब अदालत ने पीरा गायब रेफरेंस में भी बरी कर दिया, जबकि नैब हुकाम कहते हैं कि परवेज अशरफ के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं। तफसीली फैसले के बाद बरियत के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट में जानिए। रेंटल पावर केस में जाली रहनुमा परवेज अशरफ के लिए एक और रिलीफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम को पीरा गायब रेफरेंस में भी बरी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। नैब ने फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने की भी ठान ली। 192 मेगावाट का रेंटल पावर प्लांट मुल्तान के इलाके पीरा गायब में लगाया गया था। नैब रावलपिंडी ने इस प्रोजेक्ट में राजा परवेज अशरफ पर बतौर वजीर पानी और बिजली करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम 2014 में आयद करते हुए रेफरेंस दायर किया था। एहतसाब अदालत ने केस में शरीक मुल्जमान शौकत तरीन ताहिर बशारत चीमा को भी बरी कर दिया। राजा परवेज अशरफ को गुज़श्ता हफ्ते साहूवाल रेफरेंस में भी बरी किया गया था। नैब बरियत के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। नैब हुकाम का दावा है कि राजा परवेज अशरफ के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। उनकी बरियत के खिलाफ अपील एहतसाब अदालत का तफसीली फैसला मौसूल होने पर दायर की जाएगी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मोबाइल फोन्स की नई सिम पर 250 रुपए सेल्स टैक्स आयद। एनर्जी ड्रिंक्स पर आयद की गई रेगुलेटरी ड्यूटी वापस ले ली गई, जबकि सीमेंट मजीद सस्ता होने का इम्कान है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मजीद कमी कर दी गई। कौमी असम्बली ने नए बजट में अहम तरमीम की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। फाइनेंस बिल पर 2020 में अहम तरामीम मंजूर। मोबाइल फोन के नए नए नंबर मुफ्त या सस्ते मिलने की अयाशी खत्म। अब हर नई सिम पर 250 रुपए सेल्स टैक्स देना होगा। दरामदी मोबाइल फोन पर फिक्स टैक्स के साथ मकामी सप्लाई पर 10 रुपए फीसद सेल्स टैक्स आयद। एनर्जी ड्रिंक्स पर आयद 25% रेगुलेटरी ड्यूटी वापस। दरामदी सिगार और सिगरेट सस्ते। टैक्स की शरह 100% से कम करके 65% जो कर दी गई। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1 रुपए 75 पैसे के बजाय अब 1.5 रुपए होगी। बोरी 50 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। बैंक से बैरूनी तरसीलाते ज़र के मसावी रकूम निकलवाने पर टैक्स इस्तिस्ना दे दिया गया। गैर मनकुला जायदाद की फरोख्त से हासिल मुनाफा पर 1 साल के बजाय 3 साल के लिए टैक्स इस्तिस्ना होगा। म्यूचुअल फंड्स पर विद होल्डिंग टैक्स रेट 25% से कम करके 15% कर दिया गया। मकामी तौर पर तैयार इलेक्ट्रिक रक्षा, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक और लोडर पर टैक्स में 50% छूट। इंजीनियरिंग सर्विसेज, शिपिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्कीम के लिए टैक्स में रियायत। गैर लिस्टेड कंपनियों के लिए कैपिटल गेन टैक्स में कमी कर दी गई। गैर रजिस्टर्ड तामीराती इदारों को सामान देने पर विद होल्डिंग टैक्स आयद। फाटा और पाटा के लिए टैक्सेस और ड्यूटियों की छूट की मुद्दत में 2023 तक तोसी। हज ऑपरेटर्स, रेजिडेंट कंपनीज को अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक टैक्सों में रिलीफ मिलेगा। बैंकों को एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम के तरसील कमीशन पर 3 माह के लिए टैक्स छूट। शौकत खानम समेत मुतअद्दिद फलाही इदारों को भी टैक्स इस्तिस्ना मिल गया।
अदालती कार्रवाई की बात करेंगे। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी है। अटॉर्नी जनरल को स्पीकर कौमी असम्बली से मुशावरत करके अदालत को आगाह करने की हिदायत कर दी है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में जानिए। पेट्रोल की किल्लत और कीमत में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत चेयरपर्सन ओगरा और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराजगी। कहा लगता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसलिए नहीं आ रहे ताकि डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल कर सकें। अदालत ने चेयरपर्सन ओगरा की पिछली समाअत में अदम पेशी पर 1 लाख रुपए जुर्माना किया और रकम बार एसोसिएशन की डिस्पेंसरी में जमा कराने की हिदायत कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की किल्लत पर जवाब अदालत में जमा करा दिया। क्वांटिटीज कम थी, इम्पोर्ट मुश्किल हो गई थी क्योंकि कोविड की वजह से रिफाइनरीज चलनी थी, इम्पोर्ट नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोल की कीमत चंद दिन पहले ही बढ़ाकर कंपनीज को फायदा पहुंचा दिया गया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए स्पीकर से मुशावरत करें, वरना अदालत भी कमीशन बना सकती है। बाद में समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून अफसर बन गईं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिया गया। मेजर जनरल निगार जौहर ने लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हासिल करके तारीख रकम कर दी। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर इस वक्त कमांडेंट मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी के ओहदे पर काम कर रही हैं। इन्हें सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी की नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक ज़िला स्वाबी के इलाके पंजपीर से है और वो सर्जन जनरल के ओहदे पर काम करने वाली पहली खातून अफसर हैं। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान में मौजूद मोहम्मद हफीज समेत 6 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट दूसरी मरतबा भी मनफी आए। जल्द टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंग्लैंड में डेरे। वोस्टरशायर में लिए गए कौमी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। मेजबान बोर्ड के मेडिकल पैनल ने 20 खिलाड़ियों और 11 ऑफिशियल्स के कोविड-19 सैंपल्स गुज़िश्ता रोज लिए थे। खिलाड़ियों की जानिब से SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। PCB के डॉक्टर सुहेल और कप्तान अजहर अली ने खिलाड़ियों को लेक्चर भी दिया। टीम के फिजियो क्लिफ डेकन और स्पिनर जफर गौहर ने टीम को ज्वाइन कर लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में मौजूद क्रिकेटर मोहम्मद हफीज, फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज के कोरोना टेस्ट दूसरी बार भी मनफी आ गए। खिलाड़ी स्क्वाड ज्वाइन करने के अहल हो गए। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंग्लैंड भिजवाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोर कमांडर कराची और DG रेंजर सिंध ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया, जहां उन्हें सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। स्टॉक मार्केट के साथ साथ दीगर इदारों की सिक्योरिटी भी मजीद सख्त करने का फैसला किया गया। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट देखिए। 4 दहशतगर्द 8 मिनट की मार। वतन के पासबानों ने दुश्मन पर एक बार फिर धाक बिठा दी। हमले के दूसरे रोज कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज और DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी समेत कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया, जहां उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मौसर सिक्योरिटी की वजह से ही हमला नाकाम बनाने में मदद मिली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरह दीगर इदारों की भी सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाने का फैसला किया गया। इस बात का आदा है, इस बात का पैगाम है हमारे दुश्मनों को कि यहाँ दहशतगर्दी की कोई वारदात कामयाब नहीं हो सकती। तमाम एजेंसीज जो हैं वो इकट्ठे मिलकर काम कर रही हैं। कोर कमांडर और DG रेंजर्स के दौरे से कारोबारी तबके का हौसला बुलंद हो गया। हमला नाकाम बनाने पर वतन के पासबानों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और दुश्मन को 2 टोक पैगाम भी दिया। कोर कमांडर ने विजिट किया, गवर्नर साहब आए थे और इसी तरह ICCP के चेयरमैन विजिट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को अप्रिशिएट किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स ने फुल फ्लेज मार्केट में उसका जवाब दिया और उन्होंने जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया। पीर को हमले के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तमाम दाखिली दरवाजों पर पुलिस और रेंजर्स का पहरा मजीद सख्त कर दिया गया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सऊद मुर्तजा, समा, कराची। पाकिस्तान के दुश्मनों को मुल्क के ताजरों का करारा जवाब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज भी ताजरों ने 50 अरब रुपए का कारोबार किया। 100 इंडेक्स 240 इजाफे से 34,400 की सतह अबूर कर गया।
मुल्क की मईशत के दुश्मन को करारा जवाब। सरमायाकार और ब्रोकर्स भी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। दहशत गर्दों की मजमून कार्रवाई के बावजूद स्टॉक मार्केट मामूल के मुताबिक कारोबार जारी रहा। मंगल को 100 इंडेक्स 240 पॉइंट इजाफे से 34,421 पर बंद हुआ। फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई के बाद सरमायाकारों का एतमाद बुलंदियों को छू रहा है। कल जो पाकिस्तान की मईशत पे जो हमला करने की कोशिश की गई थी, वो उसमें जो है जो दुश्मन है वो बुरे तरीके से नाकाम हो गए। कारोबारी तबके का कहना है कि रवा माली साल खत्म होने को है। नए दौर में मुल्क की मईशत मजीद परवान चढ़ेगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्स पर भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने कल जो बर वक्त कार्रवाई करके बड़े सानिए से बचा लिया। तो मार्केट इज स्टेबल नाउ और इंशाल्लाह अब ये कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा जो 1 जुलाई से, उसमें इंशाल्लाह अच्छी बेहतरी देखेंगे हम। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के बावजूद ट्रेडिंग रुकना तो दूर, मनफी रुझान तक नहीं देखा गया। 2 रोज के दौरान 100 इंडेक्स में 482 पॉइंट की तेजी देखी गई। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 110 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। अशरफ खान, समा, कराची। रिटायरमेंट से 2 दिन पहले शहीद होने वाले सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद के बेटे ने शिकवा किया है कि वालिद जिस कंपनी में मुलाजमत करते थे उन्होंने ताज़ियत तक नहीं की। इफ्तिखार का बड़ा बेटा माजूर छोटा दिल के आर्जे में मुब्तला है। इफ्तिखार की ज़िंदगी की कहानी उसके बेटे की ज़बानी सुनवा रहे हैं फैसल खान। हमारी चंद कदम फासले पे जो ना स्टॉक एक्सचेंज है, हमें बाहर आए तो हमें पता चला कि हमला हुआ है, दहशतगर्द वगैरह घुसे हैं। मेरे वालिद साहब जो मेन बैरल पे होते थे जहाँ पे उन लोगों ने हमला किया, सबसे पहले मेरे वालिद साहब ने उनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद में मेरे वालिद साहब उनको इस पर फायरिंग हुई, शहीद हो गए। हमारा ये एक ही ज़िले का मानने वाला, हमारा ये एक ही किफ़ालत है, क्योंकि मैं खुद मजदूरी वगैरह कर नहीं सकता। भाई है वो खुद भी नहीं करे, क्योंकि वो भी दिल का मरीज़ है, मजदूरी वगैरह वो कर नहीं सकता, वजन वगैरह नहीं उठा सकता। हमारा एक ही कमरे का मकान है, वो भी मुश्तमिल रेलवे की ज़मीन है, जहाँ मेरे वालिद साहब काम करते। 2000 गार्ड का जो इजाज़ा है उनकी तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया। गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि हमारे लिए जो ना कुछ इमदाद वगैरह कुछ करे कि हमारे आगे हम लोग अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। हमें फ़ख्र है अपने वालिद साहब कि वो अपने ड्यूटी आखिरी दम तक जो है ना ईमानदारी से निभाई है अपने पाकिस्तान के लिए, अपने उसके लिए जो है ना शहीद हो गए। ये आखिरी के 2 दिन उनके जो है ना रिटायरमेंट के, उनको ये नहीं पता था कि उनकी जो है ना ज़िंदगी से रिटायर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पहले मकबूजा कश्मीर के गैर कानूनी इल्हाक की कोशिश और अब आबादी का तनासुब बदलने की साजिश। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नई दिल्ली के हथकंडों के खिलाफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी रहनुमाओं से राबता कर लिया। 2 टोक बता दिया कि भारत को ना रोका गया तो खित्ते का अमन दाव पर लग जाएगा। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों के वकील इमरान खान ने भारत के घिनौने अज़ाइम और इक़दामात के खिलाफ फिर आवाज बुलंद कर दी। दुनिया को झंझोड़ने के लिए UN सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी रहनुमाओं से राब्ते, क्या बात की, ट्विटर पैगाम में सब बता भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा, भारत ने कश्मीरियों के बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसल्लमा हकूक ही तलब नहीं किए, बल्कि पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर के गैर कानूनी इल्हाक की कोशिश की और अब आबादी का तनासुब बदलने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। आलमी कवानीन और जनीवा कन्वेंशन के बरक्स 25,000 भारतीय शहरियों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी किए जाने की भी निशानदेही। इमरान खान ने खबरदार किया कि भारत को इस रास्ते से बाज आना चाहिए। आलमी बरादरी को भी 2 टोक इंतबा, कहा भारत को कश्मीरियों पर जुल्म और हकूक सलब करने से रोकना होगा, वरना जनूबी एशिया की सलामती दाव पर लग जाएगी। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA फजाई ऑपरेशन 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, यकीनी तौर पर एक बड़ा धचका है ये, वजह क्या सामने आई इस मुअत्तली की? ये अभी जो वजह सामने आई है कि PIA के कप्तानों का जो जाली डिग्रियों का जो मामला है और साथ में जो जाली लाइसेंस जो सामने आए हैं, उसके बाद यूरोपीय यूनियन एयर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने PIA के फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। PIA के फिजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर 6 माह के लिए मुअत्तल किया गया है। मुअत्तली का इतलाक जो है आज रात जो है 12 बजे से होगा और तर्जुमान ने भी कंफर्म किया है कि PIA के तर्जुमान का कहना है कि PIA की यूरोप की तमाम परवाजें आर्जी तौर पर मनसूख हो गई हैं और यहाँ पे बताएं मुसाफिरों को ये इख्तियार होगा कि वो बुकिंग के लिए अगर आगे चाहते हैं कि बढ़ाएं या उसको रिफंड कराएं तो वो उनके ऊपर है कि वो करा सकते हैं। और PIA यूरोपीय यूनियन के सेफ्टी इदारे के साथ मुफस्सल राब्ते में
उनके खदशात को दूर करने के लिए तमाम सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि हुकूमत इंतजामिया के इकदाम के बाइस मौतली जल्द खत्म हो पाएगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अशरफ। इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के जरिए कराची वालों पर आफत ढा दी। आवाम सवाल करते हैं कि क्या कोई है जो कि इलेक्ट्रिक को लगाम डाल सके। दूसरी जानिब शंघाई इलेक्ट्रिक ने कि इलेक्ट्रिक के शेयर्स की खरीदारी के लिए छठी बार पेशकश कर दी है। सलमान अहमद की रिपोर्ट। बिजली मिलेगी कम, बिल भरने का लगेगा गम। लगता है कि इलेक्ट्रिक ने यही पॉलिसी अपनाई हुई है। कराची वालों का गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पीछा ना छोड़ा। खुदा का वास्ता है लोड शेडिंग बंद करो, ये बच्चे गर्मी से मर रहे हैं, आजकल गरीबों का हाल बुरा है। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ ओवर बिलिंग भी की जा रही है। एसी तो इस टाइम अपनी खुली मनमानी कर रही है, खुले बिजली के बिल भेज रही है, खुले जो है बिल्कुल लोड शेडिंग कर रही है। गर्मी के इस तरफ आवाम का बुरा हाल है, लोग परेशान हैं कि लाइट 2-2 घंटे 2.5 घंटे लाइट नहीं है। दूसरी जानिब शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक के शेयर्स की खरीदारी के लिए छठी बार पेशकश कर दी। नेपरा और दीगर इदारों से रेगुलेटरी मंजूरी के बाद डील हो सकेगी। कैमरामैन फैसल आगाई और साथी रिपोर्टर अशरफ खान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची में बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग और जायद बिल्स आने पर माड़ीपुर के रिहायशी फट पड़े। रोजगार नहीं है, मजदूर है, हमारा बच्चा आता है दुकान बंद करता है, हम लोग एक भूख से मरता है, दूसरा बीमारी से, एक बिजली नहीं होने से। लाइट की पोजीशन भाई 15 घंटे जाती है, 3-3 घंटे 3 दफा, रात को 2 बजे भी जाती है। अब पता नहीं ये कौन सा लोड शेडिंग है। बेचारे मासूम बच्चों को लेके आके फैमिलियों के साथ यहाँ नाले पे बैठे हुए हैं गर्मी की वजह से। ना लाइट होगी नहीं तो क्या घर में मरेंगे क्या बच्चों को लेके। छोटे छोटे बच्चे रात को रोते हैं, तड़पते हैं, उनको गलियों में लेके बैठते हैं हम लोग। 3-3 घंटे 5-5 घंटे बिजली जा रही है, कोई हिसाब ही नहीं है। एक महीना हमारा 10,000 से ज्यादा आ गया, 11-13 हजार, हम किधर से भरेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग। अगर हमें भी तो बिजली चाहिए ना, बिजली तो बिल्कुल ही नहीं है हमारे पास। हम एक टाइम का खाना खाएंगे, बिल भरेंगे, लेकिन बिजली तो पूरी दो। हमारा बच्चों का तो एहसास करें, कुछ तो ख्याल करें। इतना भी नहीं होता, जुल्म नहीं होता। बिजली कहाँ दे रहे यार, मजबूरी किसी का नाम है यार, मजबूरी तौर पर हम लोग रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। बहरान से किसने फ़ायदा उठाया, ओगरा, वजारत पेट्रोलियम और निजी तेल कंपनियों का क्या किरदार रहा, कमेटी पता लगाएगी। इस अहम खबर की तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब बताइएगा। जी रमीज, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के हालिया बहरान की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। 4 रुकनी कमेटी की सरबराही मामले खसूसी बराए तवानाई शहजाद सैयद कासिम करेंगे, जबकि कमेटी का पहला इजलास कल होना है और कमेटी 10 जुलाई तक तहकीकात करके वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। देखा जाएगा कि पेट्रोल के हालिया बहरान से किसने फायदा उठाया, ओगरा, वजारत पेट्रोलियम और निजी ऑयल कंपनियों का इसमें क्या किरदार रहा, क्या ऑयल कंपनियों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और पेट्रोल पंप पर भी क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई या नहीं, ये तमाम तर तहकीकात की जाएगी कमेटी की जानिब से और वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट अर्साल की जाएगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया वहाब। कोरोना वायरस के बायस जिम्बाब्वे का दौरा ऑस्ट्रेलिया मुलतवी कर दिया गया। जिम्बाब्वे ने दौरा ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलना थी जो 9 से 15 अगस्त तक शेड्यूल थी। सीरीज मुलतवी करने का फैसला दोनों बोर्ड्स ने मुशावरत से किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि सीरीज की मुतबादिल तारीखों के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के साथ राबते में है। जिम्बाब्वे ने आखिरी बार 2003 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।